गुड मॉर्निंग। जैसा कि जो पिछली क्लास हुई थी, उस पिछली क्लास में हमने सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना जो टॉपिक होगा, फर्दर टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल, कोशिका का उद्भव तथा विकास। इस प्रकार से जब कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है, केंद्र के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण भी वहां पर शुरुआत हो जाता है। तो ये जो कोशिका भित्ति का निर्माण है, ये किन किन प्रकार, किस किस प्रकार से हो सकता है। पहला जो प्रकार है बाय साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य द्वारा। कोशिका विभाजन के दौरान, कैरियोकाइनेसिस के दौरान साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस भी संपन्न होती है और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में उस कोशिका के चारों ओर पहले प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, जीव द्रव्य झिल्ली का निर्माण होता है। जीव द्रव्य झिल्ली के निर्माण के साथ साथ ही जो कोशिका द्रव्य के ड्रॉपलेट पार्टिकल्स ऑफ एक्टिन्स, जो एक्टिन्स की जो गुल्ली के कण होते हैं, वो गुल्ली के कण आपस में मिल करके एक सेल वॉल का निर्माण करते हैं, प्राथमिक भित्ति का निर्माण करते हैं। इस थ्योरी के बारे में जो कहने वाले हैं शार्प और एटॉल, शार्प और उनके सहयोगी ने इसके बारे में कहा। कुछ जो साइंटिस्ट मानना है कि जो कोशिका की जो भित्ति है उसका निर्माण फ्रैग्मोप्लास्ट के द्वारा होता है और इसको कहने वाले जो वैज्ञानिक हैं, प्रतिपादन करने वाले हैं सिनोट और बिलोच, सिनोट एंड बिलोच। इनका कहना यह था कि जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण के साथ साथ ट्रेगमोसोम्स का निर्माण होता है। ये ट्रेगमोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एकत्रित हो जाते हैं और आपस में मिलकर के फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से सेल वॉल का निर्माण होता है। तीसरी जो थ्योरी दी है गोल्जी बॉडीज के द्वारा, कोशिका के अंदर, कोशिका जीव द्रव्य के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो सीक्रेशन का कार्य करती है, वो वेसिकल्स सीक्रेट करती है और ये जो वेसिकल्स हैं जिनमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो उपस्थित होते हैं और ये आपस में मिल करके एक नई सेल वॉल का निर्माण कर देते हैं। इसका प्रतिपादन वैली एंड मोलेबॉर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो अपनी जो टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की परा संरचना, सूक्ष्म संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, अर्थात इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेल्यूलोज का होता है और जो सेल्यूलोज है वो बीटा ग्लूकोज के अणुओं का बहुलक होता है। इस प्रकार से जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज की जो एकल यूनिट होगी वो ग्लूकोज है। क्या होगी? ग्लूकोज। और इस प्रकार से ग्लूकोज के एन अणु मिलकर के सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं और ये जो सेल्यूलोज चैन है यही एक प्रकार से कोशिका भित्ति के रूप में उपस्थित होती है। इसकी प्रासंरचना को देखने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसके जो बीटा ग्लूकोज है, स्पेशली कौन से? बीटा ग्लूकोज। जो बीटा ग्लूकोज है उसके एन मोलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे अणु मिलकर के एक सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। एक कोशिका, मतलब कोशिका का जो सेल्यूलोज होता है उसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक सेल्यूलोज चेन का निर्माण हो जाएगा और 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स मिलकर के 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मिसेल का निर्माण होता है, ठीक। और 20 मिसेल मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण होता है। 20 मिसेल मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण होता है और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के एक फाइब्रिल का निर्माण होता है, एक तंतुक का निर्माण होता है। और ये तंतुक ही, ये जो फाइब्रिल है, ये फाइब्रिल ही इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के सेल वॉल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसकी सूक्ष्म संरचना को समझ सकते हैं।
और दूसरा हमने देखा भी था कि इसकी जो सूक्ष्म संरचना होती है, पराग संरचना होती है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें 5 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर या जो 2 कोशिकाओं को जो कॉमन वॉल होती हैं वो मिडिल लेवल कहलाते हैं। उसके अंदर प्राइमरी वॉल होती हैं, प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल 3 लेयर्स में बटी रहती है, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर। ओके, तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को हम समझ सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको प्लांट के किंगडम रखा गया है, लेकिन वहां पर उनकी सेल वॉल कोशिका जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई है। जैसे फंजाई में काइटिन पाया जाता है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, एन एसिटिलएमाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। इस प्रकार से वहां पर उनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, वहां पर केमिकल कंपोजिशन अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपका ग्रोथ ऑफ सेल। जब सेलुलोज का निर्माण हो गया, ग्लूकोज अणु से सेलुलोज की इकाइयां मिलकर के आपस में फाइबर का निर्माण हो गया, तो इसके बाद इसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये कैसे वर्धित होता है। इसकी ग्रोथ के लिए सामान्यतः 2 थ्योरी दी जाती है, इंट्यूससेप्शन थ्योरी और एपोजिशन थ्योरी। इंट्यूससेप्शन थ्योरी है वो है कणादान। ये कहता है कि जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो फाइब्रिल हैं वो आपस में व्यवस्थित रहते हैं कणों के रूप में, और ये कण आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और कणादान विधि के माध्यम से सेल वॉल ग्रोथ करती है। दूसरा होता है स्त्रादान, एपोजिशन के माध्यम से जो इस तरह एक के ऊपर एक पहले मिडिल लेयर बनी है, मिडिल लेयर के बाद में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, इस प्रकार से जो फाइब्रिल है वो एक स्तरों में व्यवस्थित और इस प्रकार की स्त्रादान विधि के माध्यम से सेल वॉल का वृद्धि होती है, सेल वॉल वृद्धि करते हैं और ज्यादा इसी को मान्य होने लगता है। इसके अलावा भी 2 थ्योरी और दी गई, मल्टीनेट थ्योरी और मोजे ग्रोथ थ्योरी। जो मल्टीनेट थ्योरी ये कहती है कि जो सेल वॉल है उसमें माइक्रोफाइबर पहले लंबवत व्यवस्थित होंगे, फिर उसके बाद अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं और अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते ही इस प्रकार से एक जाल का निर्माण होता है, मल्टीनेट का निर्माण होता है और ये मल्टीनेट थ्योरी। इसी प्रकार से मोजे ग्रोथ थ्योरी दी गई क्रेविसलर के द्वारा। उन्होंने बताया कि जब प्राइमरी वॉल का निर्माण होता है तो ये आपस में खिंच जाती हैं और खिंचने के कारण कुछ जगह पतली रह जाते हैं, कुछ जगह मोटी जाती हैं। जो पतली जगह है वहां पर जो माइक्रोफाइब्रिल आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्थित होते हुए एक कंप्लीट सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ग्रोथ